ल्यूकोसाइट, जिसे हम WBC के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट ब्लड वॉल्यूम में 1% से भी कम पाया जाता है, जिसकी मात्रा 4800 से लेकर 10800 WBC पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाई जाती है। इसका फंक्शन है मुख्य रूप से किसी भी डिजीज से शरीर की रक्षा करना। जब हम बात करेंगे कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, इन्फेक्शन वाले जगह पर बहुत सारे केमिकल्स का रिलीज होता है और उस केमिकल के रिलीज के कारण ये ब्लड से निकल के टिश्यू में चला जाता है, जिसे हम डाइपेडेसिस भी कहते हैं। ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिक के कारण होता है। सपोज करें कि यहाँ पे यदि किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हुए हैं, तो सबसे पहले एमोवाइड मोशन मतलब अमेबिया की तरह ये लुढ़कता हुआ कैपिलरी तक पहुंचेगा और फिर ये स्क्वीज आउट होते हुए कैपिलरी वाल से निकल के कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए इन्फेक्शन साइट में इन्फेक्टेड टिश्यू की तरफ चला जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइपेडेसिस, मतलब लिपिंग एक्रॉस एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरी से वो निकलकर बाहर जाना। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस जब WBC का कंसंट्रेशन 11,000 पर माइक्रोलीटर से भी ज्यादा हो जाता है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। WBC का कंसंट्रेशन बढ़ने का कारण है किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। इस कारण से नॉर्मल होम्योस्टेसिस के प्रभाव में WBC का प्रोडक्शन कुछ ही घंटों में डबल हो सकता है और यदि इसका कंसंट्रेशन 11,000 पर माइक्रोलीटर से ज्यादा हो जाता है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। It is a good response. It is the immune response against any infections. डाइपेडेसिस, ल्यूकोसाइट मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला कैटेगरी ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें हम साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स को देख सकते हैं, और अग्रेनुलोसाइट्स जिसमें हम साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स को देख नहीं पाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में नाम आएगा न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स का। अग्रेनुलोसाइट्स में नाम आएगा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। यदि हमें याद रखना है ल्यूकोसाइट्स के बारे में तो हमें एक मिनोमोनिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। वो मिनोमोनिक्स है लाइक मंकी नेवर ईट बनानास। मंकी की तरह बनाना नहीं खाना है। लाइक मंकी, L से लिम्फोसाइट, मंकी से मोनोसाइट्स, नेवर ईट बनाना, N से न्यूट्रोफिल, E से इस्नोफिल्स और B से बेसोफिल्स। आगे का जो लाइक मंकी है वो अग्रेनुलोसाइट्स में आएगा और नेवर ईट बनाना जैसे न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट्स में आएगा। बात करते हैं टाइप और रिलेटिव परसेंटेज ल्यूकोसाइट का ब्लड में। फॉर्मेट एलिमेंट्स में ल्यूकोसाइट भी नाम आता है, इसके अलावा प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट भी है फॉर्मेट एलिमेंट्स में। ल्यूकोसाइट जब हम डिफरेंशियल WBC काउंट करते हैं तो लगभग 4,800 से लेके 10,800 पर माइक्रोलीटर देखा जाता है WBC, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा देखा जाता है 50 से 70%, इस्नोफिल 2 से 4%, ग्रेनुलोसाइट में दूसरा नंबर आता है इस्नोफिल का, बेसोफिल 0.5 से 1%। और ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा देखा जाएगा लिम्फोसाइट्स 25 से 45% और मोनोसाइट्स 3 से 8%। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स के बाद लिम्फोसाइट का नंबर आता है कंसंट्रेशन में, परसेंटेज में। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होगा
और सबसे कम होगा बेसोफिल्स 0.5 से 1%, जिसे देखना काफी मुश्किल काम है। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़े साइज होते हैं आरबीसी से कंपैरिजन में। जितने भी डब्ल्यूबीसी है आरबीसी से बड़े साइज होंगे। और लाइफ की अपेक्षा की जाए तो शॉर्ट लाइफ होते हैं आरबीसी से, काफी कम लाइफ होता है इनका आरबीसी से कंपैरिजन करने पे। इसके अंदर न्यूक्लाई मिलेंगे, वो लोबेड न्यूक्लाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस राउंडेड शेप के होंगे। लोबेड, लोबेड का मतलब एक राउंड शेप के दिखेंगे न्यूक्लियस, और वो एक दूसरे से एक थिनर स्ट्रैंड से जुड़े हुए दिखेंगे, न्यूक्लियर मटेरियल जिसे कहा जाता है। जब हम इसे स्लाइड पे ब्लड स्मीयर को लेते हैं और ब्लड स्मीयर को जब हम स्टेन करते हैं, तो यहाँ स्टेन का करने का तरीका जो है वो राइट स्टेन है, एक स्टेनिंग एजेंट है जिसे राइट ने शब्द दिया था, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हमें इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स दिखेगा, और जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये बहुत हद तक फेगोसाइटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये राइट स्टेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे बेसिक डाई और एसिडिक डाई होते हैं। बेसिक डाई एसिड में बाइंड करता है और एसिडिक डाई बेस में बाइंड करता है। तो एसिडिक सब्सटेंस क्या क्या है ग्रेनुलोसाइट्स में? डीएनए, आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एसिड होता है, और प्रोटीन भी एसिडिक हो। और बेसिक सब्सटेंस में साइटोप्लाज्म और हीमोग्लोबिन आएगा। ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, ये डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है ना जी। ध्यान रखना है ये सब चीजों को। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए तो 50 से 70% डब्ल्यूबीसी का पॉपुलेशन का न्यूट्रोफिल्स ही होता है, और ये इरिथ्रोसाइट से लगभग दुगना बड़ा होता है। न्यूट्रोफिल्स का यदि मतलब निकाले तो न्यूट्रल लविंग, मतलब जब हम इसे स्टेनिंग करते हैं तो इसमें रेड और ब्लू स्टेन दोनों से ये स्टेन हो जाता है। एसिडिक स्टेन से भी स्टेन हो जाता है और बेसिक स्टेन से भी स्टेन हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया कि एक तरह से न्यूट्रल है ये, इसी कारण से ये एसिड और बेस दोनों से स्टेन हो जाता है डाई से। बात करते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो का मतलब हो गया कि इसमें न्यूक्लियस जो होंगे वो बहुत सारे होंगे और सभी का शेप अलग अलग तरीके का होगा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फो का मतलब अलग अलग शेप के, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस होंगे। न्यूट्रोफिल इज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, जिसे पीएमएन और पोलिस भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें लगभग 3 से 6 लोब्स देखे गए हैं। ग्रेनुल्स स्टेन होते हैं, लिलेक होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो मुख्य रूप से लाइसोसोम्स होते हैं, और डिफेंसिन नाम का एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी होता है। न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं बैक्टीरिया स्लेयर्स, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। ये बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ा फेगोसाइटिक रोल प्ले करता है बैक्टीरिया को क्लिक करने के लिए, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उससे वो ब्लीच करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और कुछ हद तक तो फंगस को भी ये मार देता है। तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू सबसे पहले वो बैक्टीरिया को अपने अंदर लेके आता है, और फिर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बना के, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना, ब्लीचिंग करवाना, तब वो बैक्टीरिया और फंगस को मार देता है। इसके साथ साथ डिफेंसिन नाम के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को भी वो रिलीज करता है, जो कि फेगोजोम्स के साथ मर्ज करके बैक्टीरिया और फंगाई को किल करता है। ये हम देख सकते हैं न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर। न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर मल्टी लोबेड है, मतलब इसके जो न्यूक्लियस है वो लोबेड है, गोल है, और अलग अलग साइज के दिखेंगे, कुछ बड़ा है कुछ छोटे हैं। मल्टी लोबेड न्यूक्लियस है, पेल रेड दिखता है, और ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स इसका दिखता है। आप इसका देखोगे साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स जो इसके साइटोप्लाज्म में दिख रहा है वो पेल रेड
और ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स, दोनों तरह के ग्रेनुल्स दिखेंगे, पेल रेड भी और ब्लू भी। इस्नोफिल्स 2 से 4% होता है ल्यूकोसाइट का, और इसका साइज लगभग न्यूट्रोफिल्स जितना ही बड़ा होता है। ये रेड स्टेनिंग करता है ग्रेनुल्स का, और इस्नो का मतलब होता है एसिड लविंग। ये बाइलोबेड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, ओल्ड फैशन की तरह दिखेगा, और ये मुख्य रूप से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो टेप वर्म है, जैसे फ्लैट वर्म, टेप वर्म, फ्लूक्स या राउंड वर्म, पिन वर्म्स और हुक वर्म्स, उसे किल करने के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इस्नोफिल का रोल एलर्जिक कंडीशंस में और अस्थमा में देखा जाता है, वहां पे भी इसका काफी अच्छा रोल है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड जो मॉड्यूलेटिक इम्यून है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखने से लगेगा कि ये ओल्ड फैशन जो फोन हमने रिसीवर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम यदि हम न्यू फैशन के हैं तो जो ईयरबड्स आते हैं, ईयरफोन आते हैं कान में लगाने के लिए, बड़े बड़े वाले, वो भी देख सकते हैं स्नोफिल को। बाइलोपेड है, रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स दिखेंगे। आप साइटोप्लाज्म में देखोगे तो इसमें रेड कलर का दिखेगा, जबकि हम न्यूट्रोफिल्स में देखते हैं ध्यान से तो इसमें रेड और कहीं कहीं पे ब्लू कलर का भी आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स दिखेगा, लेकिन इसमें रेड कलर का साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स दिखेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है इस्नोफिल की, कि यहाँ पे रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स दिखेगा इस्नोफिल्स में, बाइलोपेड है। इसे में थोड़ा ध्यान रखना है जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो इस्नोफिल को देखने वक्त ध्यान से देखना। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है, स्लाइटली स्मॉलर है, और ये कहा जाता है रेयरेस्ट WBC। रेयरेस्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही रेयर में बेसोफिल्स के दर्शन हो पाते हैं, जल्दी दिखेगा नहीं, और ये थोड़ा सा न्यूट्रोफिल से छोटा है। न्यूक्लियस डीप पर्पल कलर का दिखेगा, और 1 to 2 कंस्ट्रक्शंस इसमें आपको दिखेंगे। लार्ज पर्पलिश ब्लैक बेसोफिलिक ग्रेनुल्स इसमें दिखेंगे जिसमें हिस्टामिन होते हैं। तो देखते हैं पहले इसका जो कलर है, ये पर्पलिश और ब्लैक साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स इसमें दिखता है। बाइलोपेड न्यूक्लियस भी है, हालांकि इसमें इतने सारे ग्रेनुल्स है कि न्यूक्लियस को देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं जान पड़ता है। इसमें बेसोफिल्स में हिस्टामिन्स होते हैं इसके ग्रेनुल्स में। हिस्टामिन का सिक्रीशन जो है वो मास्ट सेल भी करता है और बेसोफिल्स भी करता है। हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन हमने सुना होगा कि हिस्टामिन इन्फ्लामेशंस केमिकल्स है जो वेसोडाइलेटर करता है और WBC को अट्रैक्ट करने का काम करता है। हालांकि हिस्टामिन का रोल बहुत ज्यादा है बॉडी में। जैसे यदि आपको किसी हनी बीज ने बाइट किया है, मधुमक्खी ने बाइट किया है आपको, तो वो भी हिस्टामिन रिलीज करता है आपके बॉडी में। वहां से भी कभी आपके बॉडी से भी कभी कभी हिस्टामिन का रिलीज होता है उसके प्रोटीन के रिस्पॉन्स में। तो हिस्टामिन क्या करता है? रेडनेस कोज करता है आपके स्किन पे। मच्छर कभी काटता है तो वहां पे खुजली होती है, रेडनेस आता है जहां पे साइड, वो भी हिस्टामिन के कारण ही है। तो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स है, और इसका काम ये भी कि WBC को वहां पे अट्रैक्ट करना। हालांकि हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी लेते हैं, कभी कभी ज्यादा इचिंग होती है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में आता है सिट्रिज और एविल, जिसे डाइफेनाइलहाइड्रामिन भी कहते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है डीप पर्पल शेप, U और S शेप का दिखेगा, और 2 और 3 इसका कंस्पिएसिस कंस्ट्रक्शन दिखेगा, प्रतिबंधित दिखेगा आपको कंस्ट्रक्शन इसका। तो ये बेसोफिल्स है, आप देख सकते हैं पर्पिस ब्लैक कलर का साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स है, कहीं कहीं पर्पिस है और कहीं कहीं ब्लैक दिखेगा ये। तो ये बेसोफिल्स है, बाइलोपेड न्यूक्लियस इसमें दिखते हैं। हालांकि इसको देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है आपको और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है, ये बाइलोपेड न्यूक्लियस है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसके न्यूक्लियस को। तो 1 से 2 इसमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं, डीप पर्पल कलर का न्यूक्लियस इसमें दिखेगा। और ग्रेनुलोसाइट्स, इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स को देखना पॉसिबल नहीं है। इसमें स्फेरिकल और किडनी शेप के न्यूक्लाई पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसाइट जैसा ही है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा डिस्टेंस है और रिलेटेड है सेल टाइप से। जब से बात करेंगे लिम्फोसाइट की, लिम्फोसाइट सेकेंड मोस्ट न्यूमरस WBC है, 25% होता है, 25% WBC होता है पॉपुलेशन का।
और कंसंट्रेशन पाया जाएगा 1500 से 3000 सेल्स पर MMQ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। मॉर्फोलॉजी की यदि बात की जाए तो लार्ज डार्क पर्पल कलर दिखेगा, सर्कुलर न्यूक्लियाई दिखेगा विथ थिन रिम ऑफ द ब्लू साइटोप्लाज्म। इसका देखते हैं डायमीटर, तो डायमीटर 5 से 17 माइक्रोमीटर होता है। इसी के आधार पे लिम्फोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है। स्मॉल लिम्फोसाइट जो 5 से 8 माइक्रोमीटर होता है जिसका डायमीटर, मीडियम लिम्फोसाइट जिसमें 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है, और लार्ज लिम्फोसाइट जिसमें 14 से 17 माइक्रोमीटर होता है। तो लिम्फोसाइट्स को भी 3 भाग में बांटा गया है, स्मॉल लिम्फोसाइट, मीडियम लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। ये मुख्य रूप से लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं, हालांकि कुछ अमाउंट ब्लड में होता है। तो लिम्फोइड्स टिश्यू में पाए जाने के कारण ही इसका नाम पड़ा है लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये मुख्य रूप में लिम्फ नोड या स्प्लीन में पाए जाते हैं, लिम्फोइड्स टिश्यू में पाए जाते हैं, और इसका रोल होता है इम्यूनिटी में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लिम्फोसाइट्स का, तो ये एक स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं। तो स्मॉल लिम्फोसाइट हमने देखा था कि 5 से 8 माइक्रोमीटर का होगा, 10 से 12 होता तो ये होता है मीडियम, और 14 से 17 माइक्रोमीटर होता तो लार्ज होता। तो ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें देखेंगे इतना बड़ा इसका न्यूक्लियस है, एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस है कि ये लगभग साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा ही छोड़ा है, साइटोप्लाज्म को एक बहुत बड़े भाग में साइटोप्लाज्म में दिख रहा है। हालांकि साइटोप्लाज्म हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म में दिख रहा है इसका, और ये दिखता है पेल ब्लू कलर का। हालांकि हम जितने भी WBC देखते हैं उसके चारों तरफ RBC आपको दिखेगा, यहाँ भी RBC दिख रहा है, या को पीछे वाले जो स्ट्रक्चर हमने जितने देखे थे सभी में RBC है। जैसे यहाँ पे भी आपको चारों तरफ RBC दिखते होंगे, इस स्ट्रक्चर में भी आपको चारों तरफ RBC दिखते होंगे। तो RBC चूंकि ज्यादा होता है कंसंट्रेशन में किसी भी ब्लड स्मीयर में, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम RBC देखते हैं। लिम्फोसाइट मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स में काम करते हैं, वायरस से लड़ने में और ट्यूमर सेल से लड़ने में काम करते हैं। और B लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में रूप कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसे हम गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ये एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है। तो बीटा लिम्फोसाइट ही गामा ग्लोबुलिन्स बनाता है, या बीटा लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है और गामा ग्लोबुलिन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, जो हमने पिछले बार पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन में कि एक प्लाज्मा प्रोटीन लीवर के द्वारा नहीं बनता है, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स या गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी। ये बनता है प्लाज्मा सेल से, जो कि बीटा लिम्फोसाइट का एक रूप है। मोनोसाइट्स 3 to 8% होता है WBC का, जो 100 से 700 सेल्स पर MM³ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होगा। मॉर्फोलॉजी की यदि बात करें तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट मोनोसाइट्स होता है। डायमीटर की बात करें तो 18 माइक्रोमीटर तक है, तो हम देखते हैं कि एवरेज डायमीटर 18 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट मोनोसाइट्स है, और एबेंडेंट पेल ब्लू साइटोप्लाज्म इसका देखेगा, डार्क पर्पल कलर का या यू या किडनी शेप्ड न्यूक्लियाई देखेगा। अब देखते हैं इसके न्यूक्लियस को। तो यदि हम इसके न्यूक्लियस को देखें तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दिखता है, और एबेंडेंट पेल ब्लू कलर का इसका साइटोप्लाज्म भी दिखता है। तो साइटोप्लाज्म यदि देखें तो ये ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म इसका दिख रहा है, और न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है। चारों तरफ इसके RBC है, जिसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया हुआ है। तो मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है। मोनोसाइट डिफरेंशिएट होता है मैक्रोफेज में टिश्यू में इंटर करने के बाद। तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा सेल्स बीटा लिम्फोसाइट से बनता है, और मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट का ही रूप है, क्योंकि मोनोसाइट बहुत बड़ा होता है साइज में, और इसका साइज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो मैक्रोफेज का रूप ले लेगा। और यही मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवली फेगोसाइटोसिक सेल्स होता है, जो कि वायरस को या बैक्टीरिया को इनगल्फ करके हमें बचाता है, और क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो हो गया उससे भी हमारी रक्षा करता है।
तो यहाँ पे हमने अग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ा, जिसमें मोनोसाइट किडनी शेपेड, लिम्फोसाइट में बहुत बड़ा आपको न्यूक्लियस दिखेगा, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, और सभी का साइटोप्लाज्म देखोगे तो ब्लू कलर का दिखेगा साइटोप्लाज्म अग्रेनुलोसाइट्स का। मोनोसाइट्स का भी पेल ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखता है, चारों तरफ आरबीसी से घिरा हुआ। ये भी लिम्फोसाइट्स भी पेल ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखेगा। हाँ, अग्रेनुलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग दिखेगा, जैसे किसी में पर्पिस ब्लैक साइटोप्लाज्म ग्रेनुल्स दिखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं।